प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस बड़ी खबर से जिसे बज़ाहिर भारत अपनी कामयाबी समझ रहा है, अपने नैरेटिव की कामयाबी समझ रहा है। पहलगाम अटैक के बाद वो भारत जो जिच होता रहा मुसलसल, जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ये दावा करते थे कि सीज़ फायर उन्होंने करवाया, तो भारत इसको एक्नॉलेज नहीं करता था, अमेरिका के किरदार को एक्नॉलेज नहीं करता था। लेकिन एक बड़ी एक्नॉलेजमेंट जो अमेरिकी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से, महकमा ख़ारिजा की जानिब से सामने आई है कि कलअदम शिद्दत पसंद तंजीम लश्कर तैयबा की एक ज़ैली तंजीम है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसको प्रॉक्सी करार दिया गया है और मजम्मत की गई है इस नौयत के इक़दामात की जो उस प्रॉक्सी की जानिब से किए गए। अब इसमें बहुत से ट्विस्ट हैं सेठी साहब। जब ट्विटर के ऊपर या टेलीग्राम के ऊपर इस तंजीम की जानिब से पहले जिम्मेदारी कबूल की गई और बाद में ये कहा गया कि ऐसा हमने नहीं किया, उसे डिनाई कर दिया गया। फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी एक करारदाद आई तो पाकिस्तान ने उस पर जो मजम्मती करारदाद थी ये एतराज़ किया कि इस ग्रुप की कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ना इनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आप वेरीफाई कर सकें कि ये वाकई उनसे ताल्लुक़ रखता है ये अकाउंट या नहीं रखता। आज BBC की एक रिपोर्ट भी इस बात का यादा कर रही है कि कन्फर्मेशन नहीं है कि ये वही चला रहे थे अकाउंट या किसी और ने इस तरह से उनकी जानिब से जिम्मेदारी कबूल की और बाद में उसको डिनाई कर लिया गया। लेकिन मार्को रूबियो की जानिब से इस तौयत का ऐलान करना और फिर जयशंकर भारत की जानिब से इसका खैर मकदम किए जाना, क्या ये पाकिस्तान पर दबाव डालने की एक कड़ी है? क्या अमेरिका ने पहलगाम अटैक पर इंडिया का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया और तकरीबन 3 माह के अरसे के बाद ही ऐसा इक़दाम क्यों सामने आया है? जी हाँ, ज़्यादा चर्चा है मगर इसकी कोई ख़ास अहमियत नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, इंडिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। इंडिया की जितना भी बयानिया था पाकिस्तान के बारे में वो हर जगह पे मुस्तरद कर दिया। किसी प्लेटफॉर्म से उन्हें सपोर्ट नहीं मिली कि पहलगाम में जो हुआ है इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। बहुत कोशिश की, फिर इंडिया के अंदर बड़ी तनकीद शुरू हो गई और नरेंद्र मोदी की हुकूमत बहुत बैकफुट पे थी। ऊपर से नरेंद्र मोदी साहब कहते रह गए कि जी हमने सीज फायर तो खुद मिलके की है पाकिस्तान के कहने पे और इसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई रोल नहीं है। और उधर डोनाल्ड ट्रंप ने अब 20 मरतबा से ज़्यादा उन्होंने वो कहते जा रहे हैं कि नहीं मैंने करवाया सीज फायर और मैंने धमकी दी थी ट्रेड की तो इसलिए मैंने सीज फायर कराया। और ये भी कि जी नरेंद्र मोदी ने भी मुझे करे और पाकिस्तान ने भी कहा था और दोनों मान गए, दोनों बड़े अच्छे बच्चे बन गए। तो अब इस सूरत हाल में मैं पिछले दिनों में जो प्रोग्राम कर रहा था मैं आपको बता रहा था कि बीजेपी का बुरा हाल है इस वक्त इंडिया में और जयशंकर साहब का भी बड़ा बुरा हाल है क्योंकि उनकी सारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई है, किसी मुल्क ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अच्छा, इस सूरत हाल में तो इंडिया की पूरी कोशिश थी कि किसी तरीके के साथ डोनाल्ड ट्रंप को समझाया जाए या व्हाइट हाउस को समझाया जाए, अरे भाई हमारे लिए कुछ तो करो, हम तुम्हारे क्वाड के पार्टनर्स हैं, इतना बड़ा हमने साइड ली है आपकी, जबकि वहां ब्रिक्स और SCO हमें बुला रहे हैं, हमें याद कर रहे हैं, हमें तलब कर रहे हैं, हम पूरी तरह बैठ नहीं रहे हैं वहां और हम आ रहे हैं क्वाड के अंदर और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर रहे। कम से कम अगर पाकिस्तान को कंडेम नहीं करना तो कम से कम कुछ तो इशारा करें कि आप हमारा बयानिया आधा पूरा नहीं तो कुछ तो खरीदते हैं जी। तो ये बहुत प्रेशर था, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने पूरी कोशिश की और उसकी थोड़ी सी कामयाबी उन्हें ये मिली है कि अमेरिका ने कहा अच्छा बताओ फिर क्या करें हम, पाकिस्तान को हमने करना तो नहीं है, आपके पास कोई एविडेंस वगैरह नहीं। उन्होंने कहा वो जो जिहादी ग्रुप ने ये क्लेम किया था उसको आप तो कम से कम उसको तो टेररिस्ट डिक्लेयर करें और उसको कहें कि ये लश्कर तैयबा का हिस्सा है और लश्कर तैयबा जो है वो पाकिस्तान जो है उसके पीछे है। तो उन्होंने कहा नहीं ये हम नहीं कह सकते कि पाकिस्तान लश्कर तैयबा के पीछे है, वो बैंड है ऑलरेडी यूएन के अंदर और हमारे यहाँ भी, चलो फिर ओके हम कर देते हैं। ये मेरा ख्याल है ये एक छोटी सी कंसेशन अमेरिका ने दी है टू अमेरिका टू इंडियन पब्लिक ओपिनियन। आपने देखा कैसे क्या करा है जयशंकर, मतलब इतना बड़ा बना रहा है, इट्स नथिंग, दिस इज जिसे कहते हैं क्रम्स। डोनाल्ड ट्रंप इतना टिल्ट कर गया था पाकिस्तान की तरफ कि इंडिया वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ शॉक। इंडियन एनालिस्ट्स, इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन अवाम, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया भी जाना है, उसका भी प्लान बन रहा है कि किसी स्टेज पे वो इंडिया जाएगा। तो मेरा ख्याल है दिस इज अ स्मॉल क्रम दैट ही हैज थ्रोन, इंडिया को दिया है कि अच्छा यार रिलैक्स करो, चलो ये कर देते हैं। हालांकि हमारा तो यही मौक़िफ़ रहा है कि पहली बात यह है कि उन्होंने तस्लीम किया, फिर जो भी हैं ये लोग उन्होंने तस्लीम किया, फिर उसके बाद डिनाई कर दिया। और हम तो काफी अरसे से कुछ लोग कह रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था,
तो ये भी हो सकता है कि ये भी तंजीम जो है इंडिया ने खुद बनाई हो, और पाकिस्तान ने तो बिल्कुल डिनाई कर दिया। अब बात यह है कि अगर तो ये इंडिया ने तंजीम बनाई है तो इंडिया की तंजीम को अमेरिका ने ब्लैकलिस्ट कर दिया, तो चलो, बिकॉज कोई लिंक तो नहीं निकला ना बिटवीन दिस तंजीम एंड लश्कर तैयबा या पाकिस्तान। लश्कर तैयबा ने तो नहीं अनाउंस किया कि ये हमारी तंजीम है, ये तो एक स्पेकुलेशन हो रही है, ये तो इंडिया ये क्लेम कर रहा है। तो अब मेरा ख्याल है इससे ज्यादा इसकी कोई अहमियत नहीं है। इट इज जस्ट अ स्मॉल थिंग दैट द अमेरिकन्स हैव कंसीडर्ड टू इंडिया, उसको चुप कराने के लिए और थोड़ी इज्जत रह जाए उनकी। आई थिंक जयशंकर हिमसेल्फ बहुत परेशान थे कि मेरा क्या होगा, तो अब वो इसीलिए आगे आगे बढ़ के कह रहे हैं देखें हमने मना लिया, हमने मना लिया। तो आई थिंक इससे ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी व्यू चेंज करने के लिए तैयार नहीं है अबाउट इंडिया, पाकिस्तान एंड हिज अदर फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स। सर साहब, आपके तजिए से ऐसा लगे अमेरिका की तरफ से दाना डाला गया है भारत को इतना अरसा इग्नोर करने के बाद, उनके रेटरिक को या उनके नैरेटिव को इग्नोर करने के बाद। आपने कहा ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, और आप जब जेडी वैंस वहाँ मौजूद थे उनकी जानिब से फ़ौरन पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की गई या पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया, इसलिए कि आपने कहा कि एजेंसीज बाखबर रखती हैं अपने हुकाम को। अब जो इतना बड़ा ऐलान मार्को रूबियो कर रहे हैं और वो इसे प्रॉक्सी करार दे रहे हैं लश्कर तैयबा की रेजिस्टेंस फ्रंट को, ये बग़ैर तहकीकात के उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंडिया को दाना डालने के लिए ऐसा कह दिया, तो फिर इस पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या होना चाहिए? कुछ भी नहीं, पाकिस्तान तो वही जो पहले था कि हमारा कोई तल्लुक नहीं है। लश्कर तैयबा पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। उनके लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं अंडर FATF और इंक्लूडिंग हाफिज सईद, और हमारा कोई तल्लुक नहीं है। लश्कर तैयबा डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, बैंड है, और कोई एविडेंस नहीं है कि इसका तल्लुक लश्कर तैयबा के साथ है। देखिए ये बहुत और प्लेटफॉर्म्स के अंदर भी, ऊपर भी, वहां भी SCO में इंडिया ने बड़ी कोशिश की है कि किसी तरीके के साथ ये लिंक एस्टैब्लिश हो जाए, मगर रशिया ने और चाइना ने रिजेक्ट कर दिया है कि नहीं, कोई लिंक एस्टैब्लिश नहीं हुआ, कोई एविडेंस आपने नहीं दी। तो अब ये अमेरिका ने, मेरा ख्याल है, देखे, मैंने अगेन आई विल रिपीट माई सेल्फ एंड देन लेट्स मूव ऑन, बिकॉज एक क्वाड जो है ना, इंडिया इज अ वेरी मेजर पार्टनर इन क्वाड। क्वाड इज अगेंस्ट चाइना, सीधी सी बात है जी। और इंडिया अमेरिका को कह रहा है कि ये कह रहा है कि एक तरफ तो हमें कह रहे हैं आप कि हम खड़े हो जाएं आपके साथ अगेंस्ट चाइना, और दूसरी तरफ हम जो है वो ब्रिक्स का भी हिस्सा है, वहाँ रशिया चाइना है, और अब RIC को भी हम एक्टिवेट करने लगे हैं। RIC जो फिर रशिया इंडिया चाइना का एक प्लेटफॉर्म है, वो फिर से एक्टिवेट होने लगा है। तो अब आप इफ यू आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट अस ऑन व्हाट मैटर्स टू अस, तो फिर ठीक है, फिर वील हैव टू थिंक कि हम क्वाड में भी रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो मेरा ख्याल है बिहाइंड द सीन्स डिस्कशन की बातें हो रही हैं। वैसे भी मुझे लगता है ऐसे है कि क्वाड जो है ना वो आगे नहीं बढ़ना। क्वाड जो है ना अंडर डोनाल्ड ट्रंप फर्क ही हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज बिल्कुल फर्क है। ठीक है, इसीलिए जैसे नेटो हमने देखा उस तरह क्वाड के लिए भी पॉलिसीज फर्क है, और कुछ कुछ आपकी बात यूं भी हकीकत बनते दिखाई दे रही है कि क्वाड का जो समिट इंडिया में होना है उन्हीं डेट्स में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का विजिट टू ब्रिटेन तय पा चुका है, उनकी तारीखें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन आपने तस्करा किया तो मैं फिर उसी तरफ चलूंगी। आपने कहा कि ये दोबारा से फॉर्मेट एक्टिवेट होने जा रहा है, तो उससे ज़्यादा मफादात किसके वाबस्ता है, रशिया के, चाइना के या इंडिया के? देखिए ये जो RIC जो है जी, ये 1996 में गालबन जी जी क्रिएट की गई थी जी। 1996 में इंडिया बिल्कुल ही नॉन अलाइंड किस्म की सिचुएशन में था। इट वाज नॉट एन अमेरिकन एलाय, इनफैक्ट बड़े क्लोज तल्लुकात थे विद रशिया। और अभी 2020 में जो वाकया हुआ है, वो एक दफा जो जंग हुई है वो अभी हुई नहीं थी, और चाइना के साथ भी तल्लुकात बढ़ रहे थे और तजारत बढ़ रही थी। तो उस वक्त ये RIC बनी। फिर RIC की कुछ 3-4 साल तो मीटिंग्स नहीं हुई, बिकॉज वो कश्मीर वाला इशू शुरू हो गया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर 2020 के बाद कोविड आ गया, और उसके बाद भी कोई खास मीटिंग्स नहीं हुई। मगर 2000 से लेके 2020 तक कोई 20 मीटिंग्स होती रही हैं आहिस्ता, मतलब ऑन बेसिकली ट्रेड और इस किस्म के इश्यूज के ऊपर, कोई स्ट्रेटेजिक इश्यूज के ऊपर ज्यादा बात नहीं होती थी। ये रूस और चाइना ने इसको इसलिए बनाया था और इंडिया को इसके अंदर लेके आए थे ताकि इंडिया को अमेरिका की तरफ जाने से रोका जाए, उसको करीब रखा जाए अपने। उस वक्त SCO नहीं बनी थी जब ये बना था, तो और SCO जब बनी तो उसमें भी आपको याद होगा कि ओरिजिनली रशिया, चाइना और सेंट्रल एशियन स्टेट्स थी, उससे कोई इंडिया नहीं था। वो तो बाद में फिर इंडिया भी आ गया और अब पाकिस्तान भी आ गया है और लोग भी आ गए हैं।
मगर ओरिजिनली एससीओ में भी देयर वाज नो इंडिया। तो ये एक ही प्लेटफॉर्म था जहां रूस और चाइना इंडिया को अपने करीब रखना चाहते थे, और इंडिया के भी सारे हथियार वगैरह जो थे आ रहे थे फ्रॉम रशिया, बड़ी डिपेंडेंसी थी। तो आई थिंक अब RIC अब जो एक्टिवेट हो रही है उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि रशिया चाइना बहुत कीन है, वो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी इंडिया को इसको रीएक्टिवेट किया जाए। मगर इंडिया क्योंकि क्वाड में है अभी तक, और ब्रिक्स में भी है, और SCO में भी है, अब इंडिया को ये फिक्र पड़ी हुई है कि ये ना हो कि हम अब RIC में चले जाएं और अमेरिका गेट्स वेरी एंग्री विद अस और कहे कि ये तो बिल्कुल ही हमें छोड़ के सारे रशिया और चाइना ग्रुप्स में जा रहे हैं। बिकॉज देखिए ब्रिक्स में भी शुरू में तो इट वाज ब्राजील, रशिया जी, इंडिया चाइना और चाइना, 4 थे, फिर साउथ अफ्रीका बाद में आया जी। अब ब्रिक्स भी इनलार्ज हो गई है, ठीक है ना। तो अब ये सारे ग्रुप्स जो बन रहे हैं दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ। अच्छा, इंडिया इस स्टेज पे मूव कर रहा है टू द ग्लोबल नॉर्थ विद क्वाड अच्छा एंड नरेंद्र मोदी अलायंस विद अमेरिका जी। तो आई थिंक इस किस्म की सिचुएशन है, ये आपको बहुत मुश्किल हालात पे फाइट करता है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कमेंट्री है, अगर लोग इसके ऊपर और तवज्जो देना चाहे कि इंडिया के हालात क्या हैं, मैंने इस पर तबसरा किया है। मगर अभी हाल ही में एक और तबसरा मैंने सुना है जो कि बिल्कुल जो बातें मैं कर रहा था वही बातें वो भी कर रहे हैं, और वो ज्यादा डिटेल में बात कर रहे हैं। अपना सौनी साहब, वो उनका भी एक आया वीडियो, और वो उसके ऊपर भी बता रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है बिल्कुल इस वक्त स्क्रूड है, और उसको समझ नहीं आ रही इंडिया को कि जाना इधर है या उधर जाना है, एंड सो ऑन। तो ये दैट इज व्हाट द रेलेवेंस ऑफ RIC इज। इसलिए चाइना और रशिया बहुत कीन है कि इंडिया वापस आए और इसको एक्टिवेट किया जाए। मीनवाइल जो हम हुकाम इंडियन हुकाम के विजिट देख रहे हैं चाइना के तवातर से, फिर ब्रिक्स की साइडलाइन पे प्रेसिडेंट शी से मुलाकात भी हुई नरेंद्र मोदी जी की, फिर हमने अजीत डोवल साहब का विजिट देखा, राजनाथ का देखा, अभी हाल ही में जयशंकर भी मुलाकात करके आए हैं वहाँ अपने हम मनसब के साथ, और उन्होंने इस बात की ज़रूरत पर जोर दिया है कि जो चाइना के साथ हमारे मामलात हैं या तनाज़ात हैं उन्हें वंस फॉर ऑल सॉल्व हो जाना चाहिए। इस इंटेंशन के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। तो वाकई इंडिया संजीदा दिखाई दे रहा है कि चाइना के साथ मामलात रिजॉल्व हो जाए, या फिलहाल वो प्रेशर नहीं चाहता चाइना की तरफ से किसी किस्म का? वो प्रेशर नहीं चाहता चाइना की तरफ से। इंडिया के जो मामलात हैं विद चाइना वेरी सीरियस। देखिए ये काफी ठीक ठाक 1962 में जंग हुई थी, नेहरू के जमाना था। उसके बाद 2020 के बाद ये जो अपर नॉर्थ